गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में आगे कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा है वेक्टर टॉपिक। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था वेक्टर्स का, उसमें हम लोगों ने दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, है ना। डिटर्मिनेंट मेथड से क्या होता है कि आसानी से हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अभी आगे हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी करेंगे। और मैंने आप लोग को दो वेक्टर के बारे में बताया भी था कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये मान लो थीटा है तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? ये आएगा ए बी साइन थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर। ये कोई यूनिट वेक्टर है और ये जो वेक्टर आता था ये क्या आता था? ये मैग्नीट्यूड होता था और ये क्या होता था? डायरेक्शन, है ना। और ये जो एक दूसरा ही वेक्टर आया, ये एक इन दोनों वेक्टर का क्रॉस किया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आया। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, यानी वेक्टर ए और बी जिस प्लेन पे है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। और हम लोग कैसे डायरेक्शन निकालते थे? ए क्रॉस बी करेंगे। तो ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में क्या बताएगा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा। ठीक, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखा कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k। सपोज करो कि हमने ये कोई वेक्टर ए ले लिया और वेक्टर बी ले लिया, तो कहता है कि राइट अ वेक्टर सी ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एंड इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो हमें एक ऐसे वेक्टर के बारे में बताना है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, और जो वेक्टर हम लोग को बताना है उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर होना चाहिए। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमको किसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर चाहिए तो हम लोग मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या मिल जाएगा? अपने पास मिल जाएगा उसका क्या कहते हैं, अपना रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। अगर हमको किसी डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन 10i, है ना। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन कितना? 10i कैप। मैग्नीट्यूड 10 है, यूनिट वेक्टर कितना है? i कैप है। यही है। तो अभी हम लोग इस चीज को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर दोनों आना चाहिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। तो ये जो ए क्रॉस बी आएगा, ये ए क्रॉस बी आएगा, ये क्या होगा? ये ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। फिर हम लोग ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। देखिए हमें वेक्टर बताना है ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम एक ऐसा वेक्टर ले लें जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और उस वेक्टर का फिर यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो अपने को यूनिट वेक्टर मिल गया। और फिर उस यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे? रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वी फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। पहले हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि हम लोग जब ऐसे ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ये आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो एन कैप हम लोग कितना लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी अपॉन ए बी
साइन थीटा। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो ए बी साइन थीटा है ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि दैट इज ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग कैसा लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया यानी ए बी साइन थीटा से, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और जब ये यूनिट वेक्टर मिल गया इसको हम लोग रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो वेक्टर चाहिए वो वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से आई जे के, यही ना, आई जे के निकाला। अब जरा देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी है तो पहले ए लिखेंगे 2 3 -4, बी लिखेंगे कितना 4 -2 3, इतना हो गया। अपने मन से प्लस माइनस प्लस ऐसा कर दिया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा ये आई कैप। जब आई लेंगे तो क्या होगा, इस रो और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 × 3 9, माइनस अपने मन से -4 × 2 कितना प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दिस इज 8। इसका काम हो गया। अब हम लोग लिखेंगे माइनस जे कैप। तो जब जे कैप लेंगे तो क्या होगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो यही बचा ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे 2 × 3 कितना 6, यानी कि दैट इज, इधर लिख लेते हैं जरा, यानी दिस इज इक्वल टू आई कितना था अपने पास 9 - 8 माइनस जे कैप, जे लिया तो ये बचेगा 2 × 3 6 माइनस अपने मन से 4 × -4 कितना -16 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इतना आने के बाद अब हम लोग के कैप लिखते हैं, इसको प्लस कितना के कैप। और जब के कैप लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोग इसको इधर से हटाएंगे ऐसे ऐसे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, कितना आ जाएगा इधर से बताइए -4 माइनस अपने मन से 3 × 2 = 12, यानी कि दिस इज इक्वल टू, ये बचेगा 1 बचेगा, यानी कि आई ये 16 और माइनस माइनस प्लस 16 और 6 कितना 22, यानी कि -22J, एंड दिस इज इक्वल टू -16 यानी -16K। हमारे पास ऐसा वैल्यू आ गया। इसको मैं मिटाता हूं अभी। तो यहां से हमारे पास ए क्रॉस बी कितना आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई -22J -16K, ये हमारे पास ए क्रॉस बी मिल गया। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा था, यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और ये जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताइए, इधर से 1 है 1 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 + 22 का स्क्वायर कितना होगा 4444 484, यानी 484 प्लस 16 का स्क्वायर कितना 256। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 6 4 10 11 1 6 4 11 1 5 1 6 8 6 14 है ना, 8 6 4 10 और 11 1 आ गया कैरी, 8 1 9 5 14 4 1 आया, फिर 4 2 6 और कितना 7, यानी कि √741 आ गया। तो यानी कि देयरफॉर तो देयरफॉर हम लोग एन कैप कितना लिख देंगे, ए क्रॉस बी, यानी कि दैट इज आई -16K डिवाइड बाई कितना √741, यानी कि ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। और ये जो यूनिट वेक्टर आया है कैसा आया, ये ए के भी परपेंडिकुलर आया और बी के भी परपेंडिकुलर आया, यानी कि दिस वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच वेक्टर ए एंड बी लाई। अब क्या कहता है कि राइट अ वेक्टर सी
मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना है, सी का मैग्नीट्यूड है ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताइए, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, यानी दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी दिस इज इक्वल टू कितना, रूट 29 है ना, ये हो गया सी का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर हमें डायरेक्शन मिल गया और मैग्नीट्यूड मिल गया, तो देयरफॉर हम लोग वेक्टर सी कितना लिख देंगे, सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहां से अब हम लोग इधर लिखता हूं वेक्टर सी इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड इनटू अ यूनिट वेक्टर। हमें ऐसा वेक्टर चाहिए था जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाला, क्योंकि ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर आता है, तो हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, सी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब हमको वेक्टर सी चाहिए तो उस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैग्नीट्यूड इतना है और यूनिट वेक्टर इतना है, ये है, तो यानी कि दैट इज इक्वल टू रूट 29 इंटू आई माइनस 20j-16k अपॉन दिस इज इक्वल टू रूट 741, यानी कि दिस इज द वेक्टर सी एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। देखिए एक और वेक्टर हो सकता है ऐसा, हमने तो एक वेक्टर निकाल दिया सी, एक और वेक्टर आएगा, इसके अलावा एक और वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो कौन सा वेक्टर होगा। अभी जरा देखो, हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी निकाले तो हमारे पास ये वेक्टर आया, और इसका यूनिट वेक्टर निकाले तो ये वेक्टर आया, और ये यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हमने मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया, है ना। अब साथ ही साथ अगर हम लोग बी क्रॉस ए भी निकालेंगे, और अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर, फिर बी क्रॉस ए निकाल करके उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो भी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, और फिर उसको रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी अपना रिक्वायर्ड आंसर आएगा। मतलब कि यहाँ पे सी दो वेक्टर हो सकता है, एक ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। अब जैसे कि मान लीजिए कि ए क्रॉस बी ऐसे आ रहा है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो यानी कि एक सी वेक्टर इधर हो सकता है इन दोनों के परपेंडिकुलर। बी क्रॉस ए निकाला तो पीछे आएगा ना, तो वो भी क्या आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही आएगा। मतलब कि अपने पास एक वेक्टर तो इतना आया, एक और वेक्टर आ सकता है, वो कैसे आएगा, बी क्रॉस ए निकालेंगे, फिर बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर को निकाल करके हम लोग फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो इससे पहले हमने भी पढ़ा था, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो ए क्रॉस बी होता है दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है ना, एंड मान लो इसका यूनिट वेक्टर एन कैप है और सपोज को इसका यूनिट वेक्टर एन डैश कैप है, तो हमने क्या पढ़ा था, एन डैश कैप इज इक्वल टू माइनस एन कैप और एन कैप इज इक्वल टू माइनस एन डैश कैप। यानी कि इसके डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर आएगा इसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके निकालो, या फिर इसके डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर आएगा इसके नेगेटिव यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके निकालो, तो ऐसे भी आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक रिक्वायर्ड वेक्टर आया सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू एन कैप और सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कितना एन डैश कैप, यानी दिस इज इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस एन कैप, ऐसे भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास दो वेक्टर हो गया, एक हो गया सी इंटू एन कैप और एक हो गया सी इंटू माइनस एन कैप। तो माइनस एन कैप का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई प्लस 22j प्लस 16k अपॉन दिस, यानी ये सब कुछ इसी के जैसा रहेगा, बस ये क्या होगा, पूरा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां पे हमारे पास एक रिक्वायर्ड वेक्टर फिर से मिल जाएगा जो कि दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें बताना था ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर हमको किसी डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वेक्टर सी है, डायरेक्शन बोल रहा है दोनों के परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड बोल रहा है ए के बराबर, तो हमने सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब बस डायरेक्शन निकालना बाकी है। डायरेक्शन क्या बोला, दोनों के परपेंडिकुलर, तो जो ए क्रॉस बी आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर आता है, और ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होता है वो भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ठीक है। अब ए क्रॉस बी निकालने के बाद हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया।
तो दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। अब इस यूनिट वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिमिलरली बी क्रॉस ए भी दोनों के परपेंडिकुलर आता और बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर भी दोनों के परपेंडिकुलर आता, यानी कि बी क्रॉस ए के यूनिट वेक्टर से भी अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है ना। तो यानी ये एक ऐसा वेक्टर होगा और साथ ही साथ बी क्रॉस ए वाला यूनिट वेक्टर भी होगा। तो बी क्रॉस ए वाला जो यूनिट वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी वाले यूनिट वेक्टर का नेगेटिव होता है। तो यानी कि एक नया यूनिट वेक्टर आएगा, वो कितना आ जाएगा, माइनस एन कैप आ जाएगा। तो माइनस एन कैप आ जाएगा तो एक और नया वेक्टर आ जाएगा इसी के जैसा, बस क्या होगा, वो ऐसा माइनस से मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे दो आंसर हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी एंड बी डॉट ए क्रॉस बी। हमको इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो अभी जरा देखिए, यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट अलग से पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग से पढ़ा है। यहाँ पे डॉट और क्रॉस एक साथ आ गया। देखिए यहाँ पे ए डॉट ए क्रॉस बी आया, ये ए क्रॉस बी क्या, देखिए ये ब्रैकेट में है ना, यानी कि इन दोनों को साथ में रखना है। ये ए क्रॉस बी आया, तो ए क्रॉस बी आया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आया, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में कैसा, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होकर के आएगा। सिमिलरली यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा और उस वेक्टर क्वांटिटी का दूसरे वेक्टर के साथ कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है। तो बताना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी से तो कोई वेक्टर ही आएगा ना, मान लेते हैं कि वो वेक्टर कितना है, सी है। सपोज दैट कि वो वेक्टर सी है, चलेगा। तो अभी जरा ये जो वेक्टर सी आएगा, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी। सी ए के साथ परपेंडिकुलर है, तो यानी कि देयरफॉर एंगल बिटवीन सी एंड ए कितना होगा, 90 डिग्री। एंड सिमिलरली एंगल बिटवीन सी एंड बी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, चलेगा। और हम लोग अगर दो वेक्टर का डॉट लेते हैं, जैसे कि मान लो वेक्टर पी डॉट क्यू, दिस इज इक्वल टू पी क्यू इंटू कितना, कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ऐसे लेते हैं, चलेगा। तो अभी इस चीज को सॉल्व करते हैं। ए नंबर, ये हमने लिखा ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू, हम ऐसे लिख देते हैं ए डॉट सी। ए क्रॉस बी को हमने सी ले लिया, तो ए डॉट सी को कैसा लिखेंगे, ए सी इंटू कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ए और सी, ये जो सी है ये ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90, यानी कितना, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब ऐसे डॉट है और क्रॉस है, डॉट है और क्रॉस है और कोई दो वेक्टर सेम आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखने का। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस से जो वेक्टर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है और फिर उन्हीं में से किसी एक के साथ अगर हम लोग डॉट लेंगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा है b डॉट ए क्रॉस बी, है ना, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, b डॉट सी, यानी कि बी सी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, cos 90, ये कितना हो गया, 0, यानी कि ये भी 0 आया। तो बस आपको एक बात इतना ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग के पास ऐसे एक ही साथ डॉट भी है और क्रॉस भी है और उन दोनों में जैसे कि एक वेक्टर 2 बार आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप में जब डॉट और क्रॉस एक साथ, देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर है, यहाँ पे 3 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है और इस मल्टीप्लीकेशन में एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर 3 वेक्टर है और 3 वेक्टर के बीच में मल्टीप्लीकेशन है जिसमें एक मल्टीप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट और एक मल्टीप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट, तो इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब कि 3 वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट होगा, 3 वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट होगा, और उसमें एक प्रोडक्ट होगा क्रॉस, एक प्रोडक्ट होगा डॉट, और ओवरऑल जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, और ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई वेक्टर 2 बार आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल आ जाता है 90 डिग्री क्रॉस प्रोडक्ट करने के टाइम पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने के टाइम पे एंगल 90 डिग्री आता है, तो इस वजह से 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है A डॉट B क्रॉस C, देन इट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है ABC। अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ABC ऐसे, तो इसका मतलब कि दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द मीनिंग ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन इज A डॉट B क्रॉस C। इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग ऐसा होता है और इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आप लोग को मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बस मैं एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि जब ऐसे डॉट और क्रॉस साथ में आ जाए तो दैट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, अगर इस तरीके से रहता है A क्रॉस B क्रॉस C, यहाँ पे ऐसे 3 है ना, 3 वेक्टर है और जितने भी मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, क्रॉस है, तो इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन को बोला जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि 3 वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट है, चलते ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहां से जो क्वांटिटी निकल के आएगा दैट विल बी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इसका नाम रखा गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग एक इससे भी रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं तो अपने लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक एग्जांपल किया जाए। सपोज करो कि मैंने ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि मान लो वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k एंड वेक्टर B इक्वल टू -i माइनस 2j प्लस k एंड वेक्टर C इक्वल टू सपोज करो कि i प्लस 3j प्लस 2k है, ऐसा है। ठीक है, अगर मैंने यहां पे बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C, हमें इसका वैल्यू निकालना है, A क्रॉस B क्रॉस C, ये ब्रैकेट में है तो मतलब कि इसका जो पूरा का वैल्यू आएगा उसको इसके साथ क्रॉस करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बोर्ड मास्टर ब्रैकेट वाला पहले करते हैं, उसी तरीके से समझ लो कि ये A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब हम पहले B क्रॉस C निकालेंगे और B क्रॉस C का जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, हम लोग A के साथ क्रॉस करेंगे। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, क्या पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं B क्रॉस C। डिटर्मिनेंट मेथड बेस्ट तरीका I J K। ठीक है, पहले B आया तो हम लोग B का लिखेंगे -1 -2 1, उसके बाद C आया तो C का लिखेंगे 1 3 2। ओके, अपने मन से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि दिस इज प्लस आई कैप, आई को लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, यही बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -4 माइनस अपने मन से 3 माइनस जे कैप, क्योंकि जे के साथ माइनस लगा हुआ है। फिर जैसे ही जे को लेंगे क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म, ये बचेगा, इसका इससे क्रॉस -2 माइनस अपने मन से 1 प्लस के कैप, है ना। अब जैसे ही के लिया क्या होगा, ये रो और ये कॉलम खत्म, ये बचेगा, तो कितना -3 माइनस अपने मन से ये कितना 2 इंटू -2 चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस आई है सिंपल आई, तो ये कितना आ जाएगा -7, यानी दिस इज -7i, दिस इज -3 एंड -3 इंटू -j माइनस माइनस प्लस दैट इज 3j एंड दिस इज ये आ जाएगा +2 -3 + 2 -1, यानी दिस इज -k। ये कितना आ गया, B क्रॉस C आ गया। ठीक है, तो मान लेते कि हम इसको ले लेते हैं वेक्टर D, मान लेते हैं हम इसको वेक्टर ले लेते हैं D ले लेते हैं, यानी कि दैट इज B क्रॉस C कोई हम D मान लिए, ये भी तो एक वेक्टर ही आया ना, तो मान लेते हैं कि लेट B क्रॉस C इक्वल टू D
तो डी वेक्टर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -7i प्लस 3j माइनस के, ये हो जाएगा डी वेक्टर। हो गया, बी क्रॉस सी का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी अब हमें फाइंड करना है यहां से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हमने दे दिया है डी, यानी कि फिर से हमें ए क्रॉस निकालना है। तो फिर से हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं, आई जे के, ठीक है, आई जे के। पहले ए आया तो ए का क्या है 2 1 1, ए का यहाँ पे कॉम्पोनेंट है 2 1 1, डी का क्या है -7 3 -1, ये हो गया। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे अपने मन से, प्लस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा आई, जैसे ही आई लिखेंगे ये और ये खत्म हो जाएगा, यही बचेगा केवल आई कैप में, यानी कि दिस इज -1 माइनस अपने मन से 3, ओके, माइनस जे। अब जैसे ही हमने माइनस जे लिखा, क्योंकि जे के साथ माइनस लगा हुआ है ना, ये और ये खत्म, ये बचा केवल कितना -2 माइनस अपने मन से -7 × 1 -7, ठीक है, प्लस के। अब जैसे हमने के लिखा अपने मन से, ये और ये खत्म, ये बचा कितना 6 माइनस अपने मन से 7 × 1 -7 बचेगा इधर से, इतना सॉल्व करते हैं, -3 -1 -4, यानी दिस इज -4i कैप, -4i कैप, दिस इज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +7 -2 5 5 -j -5j, इधर से माइनस माइनस प्लस है ना, 7 और 6 कितना हो गया 13 के, यानी कि दिस इज 13 के, यानी कि ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि दैट इज -4i -5j + 13 के, ये अपने पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज -4i -5j प्लस कितना 13 के, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। चलेगा, ठीक है, ओके, ये अपने पास आंसर आ गया। अब सपोज करो कि मैंने तुमको इसी में बोल दिया होता कि मैंने बोला होता कि इसका वैल्यू कितना आएगा, a डॉट बी क्रॉस सी निकालिए, a डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना आएगा, फिर से वही मेथड है, पहले हम बी क्रॉस सी निकाल लिए, तो बी क्रॉस सी निकाल लिए तो कितना आ गया, इतना आ गया ना। तो अब यहां से हम लोग a डॉट बी क्रॉस सी कितना लिखेंगे, यानी कि दैट इज एक ए वेक्टर कितना है, ये 2i प्लस जे प्लस के डॉट ए बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना आया, ये -7i प्लस 3j माइनस के, ओके, यहाँ से i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, क्यों, क्योंकि डॉट लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा i का i के साथ -14, j का j के साथ 1 3 3, k का k के साथ -1, कितना आ गया, ये आ गया -15 प्लस 3 -12। तो जब देखिए, जब यहाँ पे हम लोग a डॉट बी क्रॉस सी किए तो एक स्केलर क्वांटिटी आया, और जब a क्रॉस बी क्रॉस सी किए तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आया। इसीलिए इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। क्यों, यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो हम लोग ऐसे कितना भी वेक्टर दिया रहे, ऐसे एक फाइंड किया, दूसरा फाइंड किया, ऐसे सीरियली वाइज हम लोग फाइंड करते चले जा सकते हैं आसानी से, 4 का भी 5 का भी, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 का आएगा। तो ये 3 का हम लोग कैसे 3 वेक्टर के बीच में डॉट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलेगा, ओके। अब जैसे कि हो सके आप में किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, चलो कि दोनों को क्रॉस कर दिया, एक को डॉट किया, एक को क्रॉस कर दिया, तीनों को डॉट कर देते तो, मतलब ऐसे a डॉट बी डॉट सी ऐसे कर देते तो, एक तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये मीनिंगलेस बात हो गया, ये मीनिंगलेस बात है अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो। मतलब कि अगर हमने ऐसे भी लिख दिया है a क्रॉस बी क्रॉस सी, तो दिस इज ऑल्सो अ मीनिंगलेस, दिस इज ऑल्सो अ मीनिंगलेस। मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कब पहले किसका क्रॉस होगा, फिर किसका किसके साथ क्रॉस होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं तो इसका मतलब पता चल गया कि पहले इसका क्रॉस करना है और वो जो वैल्यू आएगा इसको इसके साथ क्रॉस करना है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि पहला इन दोनों का क्रॉस करके इससे क्रॉस करें,
या फिर इन दोनों का क्रॉस करके इससे क्रॉस करें, कैसे पता चलेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये मीनिंगलेस है, तो ब्रैकेट देना जरूरी है, ब्रैकेट रहना जरूरी है, ठीक। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास ऐसे है A क्रॉस B क्रॉस C है, तो अगर और इसको हम लोग ऐसे A क्रॉस B क्रॉस C है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। A क्रॉस B क्रॉस C एंड A क्रॉस B क्रॉस C ये क्या है? डिफरेंट वेक्टर है। यहाँ से एक अलग वेक्टर आएगा, यहाँ से एक अलग वेक्टर आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे B क्रॉस C निकाला, उसको A के साथ क्रॉस निकाला। आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क समझो कि A क्रॉस B निकालेंगे, फिर उसका C के साथ क्रॉस निकालेंगे। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C और A क्रॉस B क्रॉस C ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है, सेम नहीं होता है, चलेगा? ठीक है। तो उसी तरीके से आप, मैं बोल रहा था कि अगर मान लो तीनों डॉट कर दिया तो क्या होगा? तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है डॉट, तो ये मीनिंगलेस बात हो गई, यानी इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे ब्रैकेट होना जरूरी है, मतलब कि पहले किसका डॉट करेंगे और वहां से जो वैल्यू आएगा उसका फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे A डॉट B डॉट C, तो ये चलो एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया कि दिस इज अ मीनिंगफुल ऑपरेशन। इसमें इस ऑपरेशन में अगर ऐसे कोई तीनों डॉट रहे या तीनों क्रॉस रहे, ब्रैकेट नहीं है, तो वो मीनिंगलेस है, पता नहीं चलता है, एम्बिगस है वो कि क्या करना है, पहले किसको साथ करना है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये मीनिंगफुल बात हो गया। अब इसको क्या बोलोगे? अब जरा देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले B डॉट C निकाल लेते हैं। तो जब पहले B डॉट C निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ से B डॉट C निकाला जाए तो B डॉट C निकाला जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, तो I का I के साथ कितना आएगा? 1 1 है ना, 3 इंटू -2 -6, फिर 2 इंटू 1 2, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया -7 + 2, यानी दिस इज -5, यानी ये -5 आ गया। तो देयरफॉर इसको हम लोग A डॉट -5, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक वेक्टर सिंपली एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि दिस इज -5A। चलते हम लोग यहाँ पे ऐसा डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, ऐसा अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि 3 प्रोडक्ट है, तीनों डॉट है, तो इसको डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ये डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। ये बस क्या हो गया ना कि हमने जैसे ही इसको डॉट लिया, ये एक वैल्यू आ गया, अब बस सिंपली एक वैल्यू को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो -5, A कितना है? A है 2I प्लस J प्लस K, एंड दिस विल बिकम, सबको मल्टीप्लाई करो, 10 -10I -5J -5K, और ये हो गया इस चीज का वैल्यू। तो तीनों के बीच में डॉट लगा रहे, तीनों के बीच में क्रॉस लगा रहे, एक डॉट लगा रहे, एक क्रॉस लगा रहे, तो आपको मेथड समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते चले जाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट और रॉन्ग। कहने का मतलब है कि हमने ऐसे कोई 4 एक्सप्रेशन लिख दिए ABCD, बताना है कि ये लॉजिकली या मैथमेटिकली ये सही हो सकता है या सही नहीं हो सकता है। हम लोग को बस चेक करना है कि इस तरीके का जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लॉजिकली या मैथमेटिकली ये सही हो सकता है कि सही नहीं हो सकता है। हम लोग को अभी ये चीज बताना है, ठीक। इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉल्यूशन करके वैल्यू कितना आएगा, ये नहीं बताना है, बस बताना है कि इस टाइप का एक्सप्रेशन ये मैथमेटिकली सही है कि सही नहीं है, ये चीज बताना है, ठीक। तो अभी मैंने देखिए आप लोग को इससे पहले एक बात बताया था कि जब हम लोग ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है ना। कि अगर हमारे पास फोर्स है तो फोर्स के साथ कोई फोर्स ही ऐड होगा या कोई फोर्स ही माइनस होगा। अगर हमारे पास स्पीड है, स्पीड के साथ कोई स्पीड ही ऐड होगा या फिर कोई स्पीड ही माइनस होगा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 2 कार + 5 मोटरसाइकिल इक्वल टू कितना, ये मीनिंगलेस बात हो गई। 2 कार है, 5 मोटरसाइकिल है, तो इसमें जोड़ेंगे कैसे? हाँ, 2 कार + 3 कार इक्वल टू 5 कार बोला जा सकता है। 2 कार + 3 मोटरसाइकिल, ये तो एक मीनिंगलेस बात हो गई कि इसका एडिशन कितना आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गया ना। सिमिलरली अब जैसे मैंने बोल दिया 5 गाय + 2 बकरी बराबर कितना, गलत है क्योंकि दोनों अलग अलग है। हाँ, 5 गाय और 3 गाय कितना, 8 गाय। तो उसी तरीके से जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है। लेंथ के साथ लेंथ ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, टाइम के साथ टाइम ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा।
इसी तरीके से। तो उस चीज को यहाँ पे चेक करके हमें बताना है। अभी जरा देखिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी इंटू डी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर आ गया। अब गड़बड़ हो गया कि एलएचएस में एलएचएस वेक्टर है तो आरएचएस भी वेक्टर होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे इक्वालिटी दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी, चलो ये वेक्टर है लेकिन ये तो स्केलर आ गया ना, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर के साथ एक स्केलर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो वेक्टर के साथ वेक्टर ही ऐड होगा या वेक्टर ही माइनस होगा, वेक्टर के साथ ऐसे स्केलर ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे वेक्टर के साथ हमने स्केलर ऐड किया तो ये गलत बात है कि वेक्टर के साथ स्केलर कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, वेक्टर के साथ वेक्टर ही ऐड होगा, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस में देखिए, ये देखिए ये हमारे पास जो LHS आया ये एक A क्रॉस B वेक्टर क्वांटिटी देता है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये वेक्टर ये वेक्टर एडिशन वगैरह भी हो रहा है तो किसके बीच में हो रहा है, वेक्टर के बीच में ही हो रहा है। यानी कि इस टाइप का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली ट्रू हो सकता है। सिमिलरली इसमें आइए a डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इधर भी स्केलर होना चाहिए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इधर एक वेक्टर आ गया। अब स्केलर वेक्टर के बराबर कैसे हो सकता है ना, तो इसे मतलब ये रॉन्ग हो गया। इधर देखिए a डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट मैंने अभी बताया ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये दे देगा स्केलर, तो यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड एलएचएस में स्केलर है तो आरएचएस में भी स्केलर होना चाहिए, तो यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे वेक्टर, अब स्केलर वेक्टर के बराबर कैसे हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि वेक्टर के साथ वेक्टर ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। हाँ मल्टीप्लीकेशन तो हो भी सकता है, एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू 10i है, हमने 2a लिखा तो इसका मतलब क्या किया, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 इंटू 10i कितना हो जाएगा 20i। मतलब कि जब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बस वो मैग्नीफाई कर देता है उसको, ये तो बड़ा करेगा या फिर छोटा कर देगा डिपेंडिंग अपॉन कि उस स्केलर का वैल्यू कितना है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। कई बार हमें क्या होता है कि टॉर्क निकालना पड़ता है और उसी का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको एक फोर्स दे देगा और बोलेगा इस फोर्स की वजह से आप टॉर्क फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये टॉर्क होता क्या है, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो बॉडी में बहुत तरह का मोशन हो सकता है। बॉडी में रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी हो सकता है, ओके। अभी जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि दो तरीके का मोशन हम लोग पढ़ेंगे। जो बॉडी में मोशन होगा वो दो टाइप का, एक होगा ट्रांसलेशनल मोशन और एक होगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। दो टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स जो है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी में कुछ फोर्स लग रहा है तो उसके पास ट्रांसलेशनल फोर्स आएगा, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये कोई रॉड है, हमने एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया, दोनों 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। ये जितना फोर्स आगे है उतना फोर्स पीछे है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी ये जब जीरो हो जाएगा तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं आएगा। अब तुमको लगेगा कि भाई बॉडी में मोशन तो आएगा, इधर से 10 लगाया इधर से 10 लगाया तो ये ऐसे घूमेगा लेकिन ट्रांसलेट नहीं करेगा, ऐसे घूमेगा, वो किस में आ जाएगा, रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग कब कहते हैं कि जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। वो सब आप डिटेल में आगे पढ़ोगे कि कोई बॉडी है, बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास है, अगर बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहीं पे है तो उसका कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। जैसे कि देखिए ये रॉड है, हमने ये रॉड ले लिया, ऐसे ऐसे है, तो इतना तो समझ में आता है सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा इसका। जब हम लोग दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पे है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, घूम रहा है, ये रोटेशनल मोशन में है।
तो मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी ट्रांसलेट करेगा, लेकिन अगर रोटेशनल मोशन चाहिए तो इसके लिए टॉर्क चाहिए होता है, इसके लिए टॉर्क चाहिए होता है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ये बहुत डिटेल में है आगे रोटेशनल ट्रांसलेशनल, बस यहाँ पे हम लोग को बस ये टॉर्क निकालना सीखेंगे। तो टॉर्क होता क्या है पहले ये जान लेते हैं कि जैसे हमारे पास रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क चाहिए। अगर बॉडी के पास टॉर्क है तो वो रोटेट करेगा, अगर बॉडी के पास टॉर्क नहीं लग रहा है तो वो रोटेट नहीं करेगा। अब जैसे कि देखो कि सपोज करो कि आपने क्या किया, तुम सपोज करो कि ऐसे है पेन है, तुम इस पेन पे ऐसे बीचों बीच फोर्स लगाओ, ये पेन बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अब सपोज करो कि हमने क्या किया, एक इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एक इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो क्या होगा, ये ऐसे आगे भी जाएगा और ऐसे घूमेगा भी, यानी ये रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। ट्रांसलेट कर रहा है क्योंकि इसके पास टॉर्क आ गया है ना। तो जो अपने पास ये जो आता है टॉर्क जो है, टॉर्क इज नेसेसरी फॉर द, ये हमारे पास ये जो टॉर्क है, टॉर्क इज नेसेसरी फॉर रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन है तो उसके पास टॉर्क होना चाहिए, टॉर्क नहीं है तो रोटेशनल मोशन नहीं होगा। हाँ, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो टोटल फोर्स चाहिए, अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशनल मोशन। फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि टॉर्क किस लिए चाहिए, टॉर्क चाहिए रोटेशनल मोशन के लिए। तो टॉर्क हम लोग निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले टॉर्क निकालने के लिए, अभी जैसे कि सपोज करो कि टॉर्क हम लोग को निकालना है, तो कहां पे टॉर्क निकालना है ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि बोल रहा है कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे कोई फोर्स F लग रहा है। मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट क्या है, सपोज करो कि ये A है, ये हमारे पास कोई पोजीशन है, इस पोजीशन पे सपोज कीजिए कि F फोर्स लग रहा है और ये हमारे पास कोई पोजीशन कितना है, B है। तो बोला इस फोर्स की वजह से B पे कितना टॉर्क लगेगा। अभी जैसे कि देखो ना यार, तुम दरवाजा बंद करते हो ना, दरवाजा, तो दरवाजा तुम ऐसे कुंडी लगा करके खींच रहे हो, कुंडी लगा के खींच रहे हो, तो दरवाजा क्या है, जिसके अबाउट हिंज किया हुआ, उसके बाद रोटेट ही कर रहा है ना। तो यानी कि तुम मान लो कि यहाँ पे दरवाजा का कुंडी है और यहाँ पे हिंज किया हुआ है, तो हम इस कुंडी को ऐसे फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, तो फोर्स लगा करके खींच रहे हैं तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, जहां पे हिंज है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ऐसा आप समझ करके चलिए कि दरवाजा था, दरवाजा को हम एक तरफ से खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं बंद करने के लिए या खोलने के लिए, तो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, घूम रहा है इसके अबाउट, यानी एक जगह का फोर्स दूसरे जगह पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, रोटेट कर रहा है मतलब कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वही बात है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट पे ऐसे कोई फोर्स लगा हुआ है F, और ये कोई पॉइंट B है ना। तो बोला कि what is the torque due to F at B, इस फोर्स की वजह से B पे कितना टॉर्क लगेगा। तो हमारे पास जो टॉर्क होता है, टॉर्क लिखते हैं हम लोग R क्रॉस F, टॉर्क होता है R क्रॉस F होता है, जिसमें यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसमें F क्या होता है, फोर्स, और R क्या होता है, R होता है जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक का वेक्टर, मतलब ये होता है इट इज द वेक्टर फ्रॉम पोजीशन वेयर टॉर्क इज टू बी फाउंड, this is the vector from to the position where force is acting। इतना बात ध्यान में रखने का है। R, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, R को। टॉर्क होता है R क्रॉस F, तो F होता है फोर्स, R होता है जिस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना है वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, कहां तक, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो अब जैसे कि यहां पे बोला गया व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू F एट B, तो टॉर्क बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F। तो यहाँ पे R क्या होगा,
जहां पे टॉर्क लगना है वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां तक का, यानी कि यहाँ पे टॉर्क लगना है, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो हम यहां से यहाँ जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे यही वेक्टर आर कहलाएगा। क्लियर है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड व्हाट इज आर? जिस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। और इसी आर को भी हम लोग बोलेंगे ऐसे, इसको आर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। आर को ही क्या बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। यानी कि दिस इज अ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम point where torque is to be calculated to the point where force is acting. R is a position vector. R is the position vector from position where torque is to be found to the position where force is acting. इसको आपको ध्यान में रखना है। चलेगा? क्लियर है? ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग जरा R वेक्टर निकालने के लिए सीखते हैं। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ये क्या होता है? It is a vector used to represent the position. It is a vector used to represent the position, यानी कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम लोग वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। यानी कि अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे हूँ, कैमरा वहां पे है, तो बोलेगा कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैमरा विद रिस्पेक्ट टू मी, तो ये वाला हो जाएगा। दिस इज द, मैं अपने जगह से कैमरा तक का जो वेक्टर ड्रॉ करूंगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस कैमरा विद रिस्पेक्ट टू मी। कोई वहां पे बैठा है तो उसके लिए इस कैमरे का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो वेरी करता है पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है ना? मेरे रेस्पेक्ट में फाइंड करना है इसका पोजीशन, तो ये पोजीशन वेक्टर। उसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो ये पोजीशन वेक्टर। ये अलग अलग पोजीशन वेक्टर आ सकता है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है इट इज अ वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन। तो अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कैसे निकालते हैं, हम लोग को बताना है अभी। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है सिंपली, सपोज करो कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, मान लिया एक्स वाई जेड, ये हमारे पास कोई पॉइंट है P, सपोज करो ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स वाई जेड। सपोज करो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वाई जेड। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ना, तो ऑरिजिन से यहाँ पे हम लोग ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओपी, आर बोलो या फिर ओपी बोलो। ओपी मतलब ओ से पी तक, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा? सिंपली ये ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस कितना? जेड के। यानी कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन वेक्टर कितना होता है? सिंपली उसका कोऑर्डिनेट हम लोग आई जे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है। एक जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा आप, मान लो कि हमारे पास ये सपोज करो कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O, यानी बोले तो ऑरिजिन, ये हो जाएगा OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, OP है ना। ये कितना आ जाएगा? 2i 3j 4k। सिंपली ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या होगा? सिंपली ऑरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग आई जे के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं है तो अब सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे है कि मान लो हमारे पास ये पॉइंट है कोई A और ये पॉइंट है कोई B। सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, सपोज दैट। अब हमको बोला गया कि AB वेक्टर क्या होगा? AB वेक्टर होगा वेक्टर फ्रॉम A टू B,
ये क्या होगा, ए बी वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ये ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर आ जाएगा, ए बी वेक्टर आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बाद वाले में से शुरू का माइनस करते हैं। ए बी वेक्टर बराबर कितना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी वेक्टर ए से बी तक, यानी ए से बी तक, इसको बोलेंगे हम लोग ए बी वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, x2i y2j z2k माइनस x1i y1j z1k, and this is equal to, in short we can write AB vector as x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k। सिंपली इसे माइनस कर देते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि देखिए, सपोज करो कि हमारे पास ये पॉइंट है, सपोज करो हमने ये पॉइंट ले लिया P 2, 3, 1 और ये पॉइंट ले लिया Q, सपोज करो 3, 2, 1 या ऐसा 1, 3, 5 ले लिया, सपोज दैट। अब हमको बताना है QP वेक्टर। तो QP वेक्टर क्या हो जाएगा, P माइनस Q, P माइनस Q ना, P माइनस Q, यानी कि 2 माइनस 1i प्लस 3 माइनस 3j प्लस 1 माइनस 5k, यानी कि दिस इज इक्वल टू I 0 माइनस 4k। दिस इज द QP वेक्टर फ्रॉम Q टू P, फ्रॉम Q टू P। ऐसे निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जब भी हम लोग को ऐसे पोजीशन वेक्टर निकालना रहा तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना होगा, सिंपली जो उसका कोऑर्डिनेट्स है उसको आई जे के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। और अगर दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट का पूछा है तो दूसरे वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का हम लोग माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका टॉर्क निकाल रहे थे ना, तो अब जरा हम लोग टॉर्क निकालने के लिए सीखते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको आप लोग नोट करके रखेंगे अपने पास। तो दैट इज हम लोगों ने क्या पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। किसी पॉइंट के अबाउट और हम लोग को टॉर्क निकालना है तो हम लोग उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो वेक्टर खींचेंगे तो उसको आर बोलेंगे और ये एफ फोर्स है। तो एक जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपली। ये मान लो कि हमारे पास कोई फोर्स है एफ, ये एफ है, दिस इज इक्वल टू सपोज दैट 2i प्लस 3j माइनस k, और ये पॉइंट P है, ये कोऑर्डिनेट है 1, सपोज को ऐसे लेते हैं 2, 1, 2, और ये सपोज क्या कि ओरिजिन है x y, और सपोज करो कि ओरिजिन है और z ही है इधर, ठीक। और मान लो कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा है। अब बोला गया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट ओरिजिन। पहला क्वेश्चन कि फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट आप इस फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए या फिर टॉर्क निकालिए। क्लियर है इतना। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसके अबाउट निकालना है वहां से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, कहां तक, जहां पे फोर्स लग रहा है। तो ओरिजिन के अबाउट पूछा गया है तो ओरिजिन से लेके यहां तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और इसी वेक्टर का नाम क्या होगा, आर वेक्टर। इसी को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे बताइए आर वेक्टर क्या होगा, ओ के रेस्पेक्ट में पी का निकाला जा रहा है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी का क्या होता है, सिंपल कोऑर्डिनेट का साथ आई जे के। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i प्लस जे प्लस 2k, ये हो जाएगा आर वेक्टर। और एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के। तो टॉर्क बराबर कितना, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ तो आई जे के
है ना, क्रॉस आई जे के, प्लस माइनस प्लस, पहले आर आया 2 1 2, फिर फोर्स आया 2 3 -1, सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट विल बी द टॉर्क। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग का टॉर्क आ गया। अब सपोज करो कि हमारे पास ये कोई Q है, Q का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 है, सपोज दैट। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट Q। अब हमें Q के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो Q के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए हम Q से यहां तक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वही हमारा R वेक्टर हो जाएगा। अब टॉर्क होता है R क्रॉस F, R क्या है, जहां पे निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, वहां से वहां तक का वेक्टर जहां पे फोर्स लग रहा है। तो अब Q पे निकालना है, तो Q से P तक, यही R कहलाएगा। तो अब यहाँ पे R वेक्टर कितना हो जाएगा बताइए। अभी सेकेंड पार्ट के लिए R वेक्टर कितना हो जाएगा, Q से P ना, तो P के पोजीशन वेक्टर में से Q का माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 2 - 1i, ओके, फिर 1 - 2j, फिर 2 - 3k, यानी दैट इज इक्वल टू i - j - k। अब यहाँ पे R वेक्टर हो गया i - j - k, तो अब टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R क्रॉस F, यानी दिस इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। पहले R आया 1 - 1 1 -1, है ना, और यहाँ पे फिर F कितना है 2 3 -1 2 3 -1, सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस माइनस प्लस, सिंप्लीफाई कीजिए, जो फोर्स आएगा दैट विल बी द आवर रिक्वायर्ड टॉर्क। तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और जो 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन बचा हुआ है, उसको कवर कर लेंगे, फिर आपका ये वेक्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके। तो आप लोग नोट्स बना करके रखेंगे, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने आप लोग को भेजा है क्वेश्चन, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, आज मैं आप लोग को फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग उसको ट्राई करेंगे, और जो भी नहीं बनेगा आप डाउट मुझे पूछेंगे।